कुंती अपनी बेटों की शादी एक साथ करती है, जिसमें से बड़ी बहू रीमा शहर की थी, छोटी बहू गांव की। और अब शादी के बाद शहर वाली बहू तो शहर की तरह खाना बनाना जानती थी, लेकिन गांव वाली बहू को गांव का खाना पसंद था। अब शादी के अगले ही दिन कुंती अपनी बहुओं को खाना बनाने के लिए कहती है। दोनों बहुएं किचन में जाती हैं और रीमा अपनी देवरानी पूनम से कहती है, पूनम, तू क्या बना रही है खाने में? आज तो हमारी पहली रसोई है। माँ जी ने कहा है कुछ अच्छा बनाने के लिए। मैं तो गांव का ही कोई आइटम बनाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे शहर के लोगों की तरह सांबर, इडली या छोले भटूरे बनाने नहीं आते हैं। अच्छा, मुझे तो शहर के खाने में ये सब सिर्फ खाना ही आता है। फिलहाल मैं मैगी बनाने जा रही हूँ। अब कुंती की दोनों ही बहुएं अपनी अपनी पहली रसोई के लिए खाना बनाने लगती हैं और कुछ समय बाद ही पूनम अपनी सास के लिए लिट्टी चोखा बनाती है और रीमा अपनी सास के सामने पास्ता और मैगी लाकर डाल देती है। अब कुंती खाने को देखते हुए कहती है, छोटी बहू, ये तो तूने गांव का फेमस लिट्टी चोखा बनाया है और तो और मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। लेकिन बड़ी बहू, ये तूने क्या बनाया? मैगी और पास्ता? हाँ माँ जी, जल्दी में मैंने बना तो दिया। मुझे छोले भटूरे, सांभर, डोसा, इडली ये सब बनाने आते हैं। बहू, ये मैगी पास्ता कोई खाने की चीज होती है क्या? ये सब तो लल्ला को पसंद है, उसे ही दे जाकर। मैं तो ये लिट्टी चोखा ही खाऊंगी। अब कुंती अपनी बहू पूनम का बना लिट्टी चोखा खाकर उसकी खूब तारीफ करती है, लेकिन रीमा को कहती है, बहू, तूने आज तो ये सब बना लिया, लेकिन अब से इस घर में ये सब नहीं बनेगा। अब कुछ समय बाद ही रीमा को मैगी खाने के बाद फिर से भूख लग जाती है और वो फिर से मैगी बनाकर खा लेती है। अब देर रात कुंती अपनी गांव वाली बहू पूनम से कहती है, बहू, आज तू दाल चावल और आलू की भुजिया बना ले। रात को सादा खाना ही अच्छा लगता है। पूनम भी रात के खाने में दाल चावल बना लेती है। सब तो दाल चावल खा लेते हैं, लेकिन रीमा अपने पति अमन से कहती है, सुनिए, मुझे ये दाल चावल नहीं खाना है, मेरे लिए कुछ ऑर्डर करवा दो। माँ को बाहर का खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो भी तो गांव से ही है। और हमें देखो, जैसे ही भूख लगती है बाहर का खाकर आ जाते हैं। तो मैं भूखी सो जाऊं? तुम ये चाहते हो? मुझे बहुत तेज भूख लगी है, मैंने दोनों टाइम मैगी ही खाया है। अब अमन अपनी बीवी की बात सुनकर रीमा के लिए बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। अब जैसे ही खाना देने वाला आता है, वो कुंती से कहता है, जी माता जी, ये आपका खाना। मैंने तो कोई खाना नहीं मंगवाया। वैसे कौन से पड़ोस में घर है आपका? जी मैं खाना देने वाला हूँ, आपने ही मंगवाया था और यही पता दिया था। अरे, मेरे घर में दाल चावल और भुजिया बनी है। ये सब हमारे घर में कौन मंगवाएगा? अरे माँ जी, ये अमन जी ने मंगवाया था। अब खाना लेने के बाद जब डिलीवरी बॉय चला जाता है, तब कुंती अपनी बहू रीमा से कहती है, बहू, जब घर में खाना बना ही था तो तुझे बाहर से खाना मंगवाने की क्या जरूरत थी? माँ जी, मुझे ये देसी चावल, दाल रोटी, अचार रोटी ये सब पसंद नहीं है, तो आप मुझे बाहर से खाना मंगवाने पर ताना ना ही दे। माँ, क्या आप भी? सुबह से रीमा ने खाना नहीं खाया था और आप ये देसी खाना खा लेती हैं, मैं भी खा लेता हूँ, लेकिन आप रीमा को ये सब खाने के लिए ना कहें। और माँ जी, ऐसा है तो आप अपने गांव की देसी गवार बहू के साथ गांव के डिश बनवा कर खाओ, मुझे तो ये सब पसंद नहीं है। इतना बोलने के बाद अमन और रीमा अपनी कमरे में चली जाती है और अब कुंती उदास होकर हॉल में बैठ जाती है। तभी पूनम अपनी सास के लिए पानी लाकर देती है। माँ जी, ये लीजिए पानी। और अब बुरा मत मानिए, शहर के लोगों को सादा खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता। जैसे मुझे गांव का खाना अच्छा लगता है, वैसे ही दीदी को यहाँ का खाना अच्छा लगता है। मैं तो बाहर का खाना इन लोगों को इसलिए नहीं खाने देती हूँ क्योंकि वो खाना अच्छा नहीं होता है, बस तबीयत बिगड़ती है इससे। माँ जी, उन्हें खुद ही समझ आ जाएगा। आप क्यों किसी के पीछे अपना समय बर्बाद कर रही हैं, जब कोई समझने को तैयार ही नहीं है तो। अब अगले दिन से रीमा बाहर से खाना मंगा कर खाने लगती है, लेकिन पूनम खुद से खाना बना कर खाती थी। देर शाम रीमा किचन में काम कर रही पूनम से कहती है, पूनम, तुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, बनाना नहीं आता, कम से कम बाहर के छोले भटूरे तो खाकर देखती। नहीं दीदी, मुझे बाहर का खाना पसंद नहीं है, क्योंकि मैं तो शुरू से ही गांव में रहती आई हूँ। हाँ हाँ, तभी तुझे नमक रोटी तक अच्छी लगती है। हाँ दीदी, रोटी पर नमक सरसों का तेल लगाकर खा कर देखो, कितना मजा आता है। मुझे तो मक्के की रोटी, चावल के आटे की रोटी से ये सब बहुत ज्यादा पसंद है।
हाँ हाँ, देसी गवार तभी तो गांव के लोगों को कहते हैं। उन्हें गोलगप्पे, टिक्की, मोमोज ये सब तो अच्छा लगता नहीं है। वैसे मुझे मोमोज से याद आया, मैंने मोमोज ऑर्डर किए हैं, आता ही होगा। अब रीमा के जाने के बाद पूनम रात के खाने की तैयारी करती है और पूनम किचन में रात का खाना बना ही रही होती है कि तभी कुंती की पड़ोसन विमला का आना होता है और वो हॉल में बैठी कुंती से कहती है, और कुंती कैसी है तू? आजकल तो आती ही नहीं हम सबके साथ बैठने के लिए। अरे घर के काम में ही बिजी रहती हूँ। तू बता कैसी है? मैं तो अच्छी हूँ, लेकिन तेरी दो बहू होते हुए भी तुझे चैन नहीं है। तू कोई काम क्यों नहीं करती? अरे विमला क्या बताऊँ, बड़ी बहू तो मेरे काम ही नहीं करती है और दूसरी वाली बेचारी पूरा दिन लगी रहती है। क्यों, तूने अपनी बहुओं को अलग कर दिया है क्या? नहीं विमला, किसी को अलग नहीं किया। मेरी शहर वाली बहू के नखरे ज्यादा है। वो घर का खाना तो खाना ही नहीं चाहती है। अच्छा, तभी तेरे घर में डब्बे में भरकर खाना देने वाला आता है। हाँ विमला, और मेरी छोटी बहू तो मैं जैसा चाहती थी वैसे ही मिली है। गांव का खाना खा खा कर तो मेरी आत्मा तृप्त हो गई। विमला और कुंती ये बातें कर ही रहे थे कि तभी कुंती की छोटी बहू पूनम का आना होता है और वो आते ही चाय का ग्लास देती हुई अपनी सास से कहती है, माँ जी, आंटी, ये आप दोनों के लिए चाय, और माँ जी, मैंने आपके लिए मक्के की रोटी और सरसों का साग बनाया है। मक्के की रोटी, सरसों का साग, क्या बात है बहू, मुझे भी थोड़ा दे दियो। अब इधर रीमा मोमोज खा ही रही होती है कि तभी उसके पेट में अचानक दर्द शुरू होता है और उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुंती और पूनम रीमा के कमरे में पहुंचते हैं। तभी रीमा अपने पेट पर हाथ रखकर अपनी सास से कहती है, माँ जी, मेरा पेट ना जाने अचानक कैसे दर्द कर रहा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कहीं तू पेट से तो नहीं है? और अगर पेट से है तो तूने मुझे बताया क्यों नहीं? और तुझे देखकर तो ऐसा लग भी नहीं रहा है कि तू पेट से है। माँ जी, हो ना हो, इनके पेट में बाहर की चीजें खाने से ही दर्द हो रहा है। एकदम सही कह रही है बहू, इसके पेट में अटरम पटरम खाने से ही दर्द हो रहा है। अब रीमा को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जिसके बाद ही रीमा की कई जांच करवाई जाती है और पता चलता है कि रीमा को फूड पॉइजनिंग हुआ है, जिसके बाद उसे ग्लूकोज चढ़ाया जाता है। अब रीमा अगली सुबह अपनी सास और देवरानी को एक बेंच पर बैठे हुए सोता देखती है और अपनी देवरानी से कहती है, पूनम, पूनम, चाय पिया तूने? माँ जी को भी चाय दे दे। हाँ हाँ दीदी, आप यहाँ क्यों उठ कर आई? मुझे बोल देती कहाँ जाना है आपको। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, और अब तुम चाय पी लो और माँ जी को भी लाकर दे दो। बहू तो ठीक है, चल चल कर बैठ, यहाँ क्यों आई? माँ जी, पूनम, मैं गलत थी। अगर मैं भी घर का खाना खाती तो शायद आज मैं यहाँ नहीं रहती। अब मैं बाहर की बिस्कुट भी नहीं खाऊंगी। बबीता के लिए रिश्ता आता है, लेकिन बबीता रिश्ते के लिए मना कर देती है। हालांकि बबीता और उसकी बहन हेमा दोनों ही हमशक्ल थे। अब बबीता तो रिश्ते के लिए मना कर चुकी थी, तो बबीता के घर वाले उसकी छोटी बहन हेमा की शादी अशोक से करवा देते हैं। अब हेमा अपने मायके से विदा होकर ससुराल आती है और हेमा की मुंह दिखाई की रस्म चल रही थी। तभी विमला का आना होता है। तेरी बहू तो बड़ी सुंदर है सरला, लाखों में एक है। आखिर बहू किसकी है? चल बहू, अब तू अपने कमरे में जाकर आराम कर ले, बाकी का काम मैं कर लूंगी। अब हेमा अपने कमरे में जाती है। तभी हेमा का पति अशोक भी कमरे में आ जाता है और हेमा को देखकर कहता है, हेमा, तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कहना। अब से ये घर तुम्हारा है और तुम इस घर की मेंबर। हेमा अपने ससुराल में बहुत ही खुश थी क्योंकि सरला का एक ही बेटा था जिसे सरला बहुत प्यार करती थी। और अब बहू के आने के बाद तो सरला अपना प्यार बहू पर ही लुटाने लगी थी। एक रोज हेमा की बहन बबीता का कॉल आता है और वो अपनी बहन हेमा से कहती है, और हेमा, ससुराल जाकर तो तू हम सबको भूल ही गई है। नहीं नहीं दीदी, मैं किसी को नहीं भूली, बल्कि मैं तो कब से घर आने की ही सोच रही हूँ। हाँ तो आ जा, इसमें सोचने वाली क्या बात है। लेकिन माँ जी की तबीयत ठीक नहीं रहती और उन्हें ऑफिस जाना होता है और खाने पीने की दिक्कत भी तो होती है। लेकिन मेरा मन हो रहा है तुझसे मिलने का। चल ठीक है, तू नहीं आ सकती तो मैं ही आ जाती हूँ। इतना कहने के बाद अगले ही रोज बबीता का आना होता है और वो आते ही अपनी बहन हेमा से मिलकर बहुत खुश होती है और अपनी बहन हेमा से कहती है, वैसे तू साड़ी में बहुत सुंदर लग रही है, बिल्कुल माँ की तरह। दीदी आओ ना, बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। कुछ खाएंगी आप?
नहीं नहीं, तू बस मेरे पास बैठ, तुझसे बहुत सारी बातें करनी है। बबीता और हेमा हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी सरला का आना होता है और वो भी बबीता को देखकर अपनी बहू हेमा से कहती है। बहू, कुछ खाने पीने को दिया क्या बबीता को? बेटा कैसी हो? घर में सब ठीक हैं? समधन जी? आंटी सब अच्छे हैं, माँ भी अच्छी हैं। अब सरला किचन में जाकर बबीता और हेमा के लिए चाय नाश्ता लेकर आती है और हेमा से कहती है। बहू ये ले चाय, जा जाकर आराम से कमरे में बातचीत कर ले, बाकी का काम मैं कर लेती हूँ। अब हेमा भी अपने कमरे में आ जाती है और बबीता सरला को ऐसी बातचीत करते हुए देखकर हेमा से कहती है। कहीं तेरी सास मेरे आने पर ये सब अच्छा बनने का ड्रामा तो नहीं कर रही ना? नहीं नहीं, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मेरी सास वाकई में बहुत अच्छी है, और तो और वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से मेरे साथ बर्ताव करती है। सच में ये तो बहुत अच्छी बात है हेमा, तेरी तो किस्मत ही चमक गई इस घर में आकर। अब थोड़े ही समय बाद अशोक का ऑफिस से आना होता है और वो बबीता को देखकर खुश होता है और अपनी पत्नी हेमा से कहता है। हेमा, कुछ चाहिए हो तो बता देना, मैं माँ के साथ किचन में हेल्प करवा देता हूँ। अरे मैं कर लूंगी, आप और माँ क्यों परेशान हो रहे हैं? कभी तो मुझे भी मौका दिया करो काम करने का। चलो अब तुम बातें करो, मैं कुछ अच्छा सा बना लाता हूँ। वाह क्या बात है, पति हो तो ऐसा। सच में हेमा, तेरे तो भाग्य ही खुल गए। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो तेरी जगह मैं होती। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? जोड़ियां तो ऊपर से बनकर आती हैं। अब मैं मजाक भी नहीं कर सकती क्या? अब रात का खाना सरला और अशोक मिलकर बनाते हैं और उसके बाद सब खाना खाकर सो जाते हैं। बबीता भी सरला के साथ सोती है और सोते हुए मन ही मन सोचती है। हेमा की तो लाइफ सेट है, लेकिन अगर मैंने उस दिन ना नहीं की होती ना तो आज इस घर पर मैं राज कर रही होती। लेकिन अभी वक्त है, देरी नहीं हुई है, कुछ तो करना ही होगा। अब इसी के साथ अगली सुबह की शुरुआत होती है और करीब 12 बजे बबीता हेमा को अपने साथ चलने के लिए कहती है। हेमा चल, मुझे स्टैंड तक छोड़कर आ जा, मैं भी निकलती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं दीदी, चलो अभी चलती हूँ। अब बबीता और हेमा स्टैंड पर जा ही रहे होते हैं कि तभी बबीता के फोन पर एक फोन आता है और बबीता बड़ी ही हैरानी से अपनी बहन हेमा को कहती है। हेमा हमें जल्दी जाना होगा, मैं तुझे बता नहीं सकती। दीदी किसका फोन था, क्या हुआ, कुछ तो बताओ। अब बबीता हेमा को अपने साथ ले जाती है। कुछ समय बाद शाम के 5 बजे सरला अपनी बहू को आवाज लगाकर बुलाती है। बहू, ओ बहू, कहाँ है? थोड़ा चाय बना दे, सर में बहुत दर्द हो रहा है। जी माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ आपकी चाय। अब कुछ ही समय बाद हेमा, जो कि बबीता थी, वो अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है और अपनी सास को चाय देती है। बहू, बबीता चली गई घर, मुझे तूने बताया भी नहीं। माँ जी वो उसे घर से फोन आ गया था तो उसे जाना पड़ा। चल कोई बात नहीं, मिल लिया ना वही काफी है। अब जैसे ही सरला चाय पीती है वैसे ही उसे चाय बहुत मीठी लगती है। तभी वो चाय पीते हुए अपनी बहू से कहती है। बहू आज तो कुछ भूल तो नहीं रही ना? तबीयत तो ठीक है तेरी, फिर भी तूने चाय में चीनी क्यों डाली है? जी माँ जी, चाय है तो चाय में चीनी भी तो होगी ही ना। बहू लगता है तो भूल गई, मुझे डायबिटीज है, मुझे मीठा नहीं खाना। अरे माँ जी, मेरा दिमाग भी ना पता नहीं कहाँ रहता है, आगे से ऐसा नहीं होगा। सरला को भी ये बात थोड़ी अजीब लगती है, लेकिन वो इस बात को टाल देती है क्योंकि हेमा की चीजें बबीता को कैसे पता होंगी। अब देर शाम जब अशोक ऑफिस से घर आता है तो हेमा अशोक को कहती है। आ गए आप, आज लेट नहीं हो गए आपको आने में? क्यों, तुम्हें पता नहीं है कि हर शनिवार को मेरे ऑफिस में मीटिंग होती है? ओह हाँ हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहता। आजकल ना मेरे दिमाग को पता नहीं क्या हो गया है। अरे बादाम खाया करो, वरना तो किसी दिन तुम मुझे भी भूल जाओगी। अब देर रात सबके खाने के बाद अशोक हेमा को अपनी बाहों में भरकर हेमा से कहता है, जो असल में बबीता थी। आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारा काम अब तक खत्म ही नहीं हुआ। थोड़ा ध्यान तुम अपने पति पर भी दे दिया करो भाई। जी आपने मुझे ऐसे क्यों पकड़ा है, कोई देख लेगा, माँ जी आ जाएंगी। माँ तो सो गई है, भला वो कैसे आएगी? और तुम आज इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? तुम्हारा ही तो पति हूँ, तुम्हारी बहन का नहीं हूँ। जी मैं अभी आती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। अरे जल्दी आना, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। क्या बीवी है यार, वैसे आज से पहले कभी इसके इतने नखरे नहीं हुए। अब हेमा हॉल में आकर खुद से कहती है। जान बची मेरी, वरना क्या ही कर देता ये इंसान मेरे साथ। चल बबीता, अब यही सोचा तू। इधर बेचारा अशोक अपनी बीवी का इंतजार करते हुए सो जाता है।
और थोड़ी देर बाद जब रात को सरला पानी पीने के लिए उठती है तो वो हेमा को हॉल में सोई देखती है। ये देखकर सरला खुद से कहती है, जरूर दाल में कुछ काला है। बहू ने आज तक तो ऐसा कुछ नहीं किया और बहू मुझे कुछ बदली बदली हुई भी लग रही है। जरूर कोई बात है। अब अगली सुबह सरला अपनी बहू के पास एक खाली कागज और पेन लेकर आती है और अपनी बहू से कहती है, बहू यहाँ जल्दी साइन कर वरना विमला चली जाएगी। कहाँ माँ जी? यहाँ। रुको, ये लो, बस हो गया। अब काम करते करते कुछ समय बाद बबीता को याद आता है। माँ जी ने मुझसे साइन करवाया, लेकिन मैंने तो हेमा की जगह अपना साइन कर दिया। कहीं माँ जी को पता तो नहीं चल गया। चल बबीता, यही मौका है, यहाँ से निकल ले। अब जैसे ही बबीता घर का गेट खोलती है तो वो देखती है कि बाहर पुलिस आई है और हेमा की सास सरला और उसका पति भी वहाँ खड़े हैं। चल अब तो खुद से सच बताएगी या पुलिस का 3rd डिग्री दिलवाऊं। अब बबीता रोती हुई सब सच बता देती है और तब जाकर हेमा को बबीता ने जिस घर में रखा था वहाँ से लाया जाता है, क्योंकि वो घर काफी समय से बंद था जहाँ बबीता ने हेमा को रखा था, और बाद में पुलिस बबीता को अपने साथ ले जाती है। मैं एक बचपन से ही बहुत सुंदर और समझदार थी, इसीलिए जब वो बड़ी होती है तो आसपास से उसके लिए रिश्तों की भरमार रहती थी, लेकिन सभी उसके स्वभाव नहीं बल्कि उसकी खूबसूरती देखकर उससे शादी करना चाहते थे। वहीं महक किसी अच्छे और साफ दिल के इंसान को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी, इसीलिए वो एक रोहन नाम के लड़के से शादी कर लेती है जिससे वो प्यार करती थी, और रोहन भी मेनका से प्यार करता था, ना कि उसके रूप रंग से। रोहन की माँ भी शादी के लिए राजी हो जाती है और अगले दिन मेनका की मुंह दिखाई पर जब मोहल्ले के सभी लोग आते हैं, अरे मधु, तेरी बहू तो बहुत सुंदर है। कहाँ से ढूंढ कर लाई है ये चांद का टुकड़ा? क्या बताऊं, भगवान से बहुत दुआ की थी कि भगवान मेरे बेटे के लिए एक सबसे सुंदर बहू दे जो मुझे गोरे गोरे सुंदर सुंदर पोते दे सके, और भगवान ने मेरी सुन ली। अच्छा, सुंदर बहू तो मिल गई, लेकिन अपनी सुंदर बहू का ध्यान भी रखना, किसी चिड़िया की तरह फुर हो जाए। सुंदर चीजें ज्यादा टिकती नहीं है। मेरी बहू ऐसी नहीं है। तुम अपने काम से काम रखो। बहू की मुंह दिखाई कर ली ना, अब अपने घर जाओ। मेरे पास ये सब बातें सुनने का समय नहीं है। इतना कहकर मधु विमला को वहाँ से भगा देती है और उसके जाने के बाद सोचने लगती है, इस विमला की जुबान भले ही कड़वी है पर सच्ची है। मुझे अपनी गोरी बहू पर नजर रखनी पड़ेगी हर वक्त। इतना कहकर अब मधु भी अंदर चली जाती है। ऐसे ही कुछ समय और बीत जाता है। मधु कभी मेनका को उसकी सुंदरता की वजह से घर से बाहर नहीं जाने देती। उसे लगता था कि कहीं कोई और मेनका को अपने प्यार के जाल में फंसाकर भगाकर ना ले जाए, इससे परिवार की बहुत बेइज्जती होती। ऐसे ही अब 1 साल होने को था और मेनका एक बच्चे को जन्म देने वाली थी। बच्चे के जन्म से पहले मधु मेनका से कहती है, बहू, अब मैं चाहती हूँ कि तू हमारे घर के वारिस यानी एक सुंदर से बेटे को जन्म दे। मैं जानती हूँ जितनी सुंदर है ना तू, मेरा होने वाला पोता भी उतना ही सुंदर होगा। माँ जी, लड़का या लड़की गोरा हो या काला हो, ये सब मेरे हाथ में नहीं है। ये सब तो भगवान की मर्जी है, इसमें मैं क्या ही कर सकती हूँ। मैं ये सब नहीं जानती, मैंने बस कह दिया है। जब से तेरी माँ बनने की खबर सुनी है तब से गोरा चिट्टा पोता पाने के लिए मैंने क्या क्या नहीं सोचा। देसी घी, तरह तरह की चीजें सब खिलाई। अब तो पोता ही होना चाहिए, वो भी सुंदर। हे भगवान, ये माँ जी को क्या हो गया है? अगर लड़की हो गई तो इनके सारे अरमान चूर चूर हो जाएंगे। ये सब सोचकर मेनका बहुत परेशान हो जाती है और अचानक उसको पेट में दर्द होने लगता है। वो जोर जोर से मधु को आवाज देती है। ये सुनकर मधु भागती हुई उसके पास आती है और हॉस्पिटल में कॉल करती है। कुछ घंटों के बाद मेनका एक बेटी को जन्म देती है जो कि रंग में काली थी। रोहन अपनी बेटी को लेकर मुस्कुराते हुए अपनी माँ के पास जाता है और उसे कहता है, माँ देखो कितनी प्यारी बेटी हुई है हमें, बिल्कुल अपनी माँ पर गई है। हाय राम, क्या कह रहा है? लड़की हुई है? जरा दिखा तो। अरे ये तो काली है, ये मेरी पोती हो ही नहीं सकती। अरे डॉक्टर, ये क्या मजाक है? हमारे घर तो सुंदर पोता होना था, ये काली कलौटी लड़की कहाँ से हो गई? माँ ये आप क्या कह रही हैं? ये मेरी और मेनका की बेटी है, तो क्या हुआ? काली है तो खून तो हमारा ही है इसमें। नहीं, ये लड़की मेरी पोती हो ही नहीं सकती। मैं इसे कभी नहीं अपनाऊंगी। इसे मेरी नजरों से दूर ले जा। माँ ये कैसी बातें कर रही हैं? ये मेरी बेटी है और आप इसे अपनाने से मना कर रही हैं। आपके मानने या ना मानने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी माँ। इतना कहकर अब रोहन वहाँ से अपनी बेटी को लेकर चला जाता है
मेनका और रोहन तो अपनी बेटी से बहुत खुश थे, लेकिन मधु उसकी बेटी खुशी को अपने पास भी नहीं आने देती थी। एक दिन विमला मधु के पास आती है और कहती है, ये क्या बात है मधु बहन, बहू तो तुम्हारी चांद का टुकड़ा है और उसकी बेटी चांद पर लगे दाग की तरह काली है। अरे हमें तो लगा था कि तुम्हारी बहू किसी सुंदर राजकुमार जैसे लड़के को जन्म देगी या फिर कोई सुंदर लड़की होगी, लेकिन ये तो उल्टा ही हो गया। मेरी बहू की बेटी गोरी हो या काली, उसमें तुझे क्या दिक्कत है? दूसरों के घर में कम और अपने घर में ज्यादा ध्यान रखा कर, समझी? अरे भलाई का तो जमाना ही नहीं है, बस तुझे समझा रही थी। मुझे तो लगता है कि ये लड़की तुम्हारे बेटे की नहीं है। देखो तो जरा कितनी काली है ये, कहीं ये बच्चा किसी और का तो नहीं? मेरी बहू के बारे में ये सब कहने वाली तुम होती कौन हो? यहाँ से निकल जाओ वरना अच्छा नहीं होगा। मधु एक बार फिर विमला को खरी खोटी सुनाकर वहाँ से भगा देती है और कहती है, ये निकम्मी विमला जब भी आती है एकदम कड़वी बातें करके जाती है, लेकिन मोई की बातें मन में घर कर जाती है। अब क्या करूँ, कहीं सच में बच्चा किसी और का तो नहीं है? राम राम, मेरे पेट में तो हलचल हो रही है। अगर सच में ये बच्चा किसी काले का हुआ तो मेरी तो नाक कट जाएगी जमाने में। पता लगाना ही पड़ेगा मुझे अब। इतना कहकर अब मधु वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ साल और बीत जाते हैं और मेनका की बेटी भी अब 5 साल की हो जाती है, लेकिन मधु कभी उसे अपने पास नहीं आने देती थी, क्योंकि उसकी गोरी बहू की बेटी काली थी, जिससे वो नफरत करती थी। एक दिन मेनका का एक पुराना दोस्त उसके घर के बाहर मिल जाता है और उसे कहता है, बधाई हो मेनका, अब तो तुम माँ भी बन गई। बताओ पार्टी कब दे रही हो? मना मत करना, अब कोई बहाना नहीं चाहिए। अरे भला मैं ऐसे मौके पर तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ किसी चीज के लिए? चलो तुम अंदर, मैं अभी कुछ अच्छा लेकर आती हूँ। अरे मैं तो ऐसे ही कह रहा था मेनका, तुम तो सच समझ बैठी। अरे मुझे कुछ काम है, जल्दी जाना होगा, पार्टी किसी और दिन करेंगे। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे पास टाइम हो तब आ जाना। ये कहकर मेनका वहाँ से चली जाती है और सुधीर भी घर के बाहर से ही चला जाता है और ये सब मधु देख लेती है और घर में जाकर मेनका से कहती है, मैं तो समझती थी कि दाल में कुछ काला है, लेकिन ये दाल ही काली निकली। माँ जी अब क्या पहेलियाँ बुझा रही हैं? दाल में काला काली दाल? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप कहना क्या चाह रही हैं। ये बताओ वो लड़का कौन था जो बाहर खड़ा था? कौन वो तो मेरा दोस्त सुधीर है। कॉलेज में हम दोनों साथ पढ़ते थे। यानी कि करीबी दोस्त था। मैं समझ गई, वो लड़का ही है ना तेरी इस काली बेटी का बाप, क्योंकि ये काली लड़की मेरे बेटे की औलाद हो ही नहीं सकती। ये आप क्या कह रही हैं माँ जी? ये बेटी मेरी है और आपके बेटे की है। आप मुझ पे ऐसे शक क्यों कर रही हैं? क्योंकि जिस तरह से वो लड़का तुझसे मिल रहा था, बात कर रहा था, उससे साफ पता चल रहा है कि तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। आज जाने दे मेरे बेटे को, तुझे इस घर से बाहर निकलवा कर ही दम लूंगी। इतना कहकर मधु वहाँ से चली जाती है और शाम को जब रोहन घर वापस आता है तो उसे मधु की एक की 2 बात लगाकर बोलती है, लेकिन रोहन मेनका को अच्छे से जानता था, वो कभी ऐसा नहीं कर सकती थी। इसीलिए वो अपनी माँ को समझाकर शांत होने को कहता है। लेकिन मधु के दिल में अब भी अपनी गोरी बहू और उसकी काली बेटी के लिए नफरत कम नहीं हुई थी। एक दिन घर से सभी लोग गए हुए थे और वहाँ बस मधु और उसकी पोती थी। दादी भूख लगी है, खाना दे दो ना। क्या कहा खाना चाहिए? पहले तुम मुझसे दूर हो। सुन, मैं नहीं दूंगी तुझे खाना, समझी? भाग यहाँ से। मुफ्त का खाना खाती रहती हैं दोनों माँ बेटी। दादी बहुत भूख लग रही है, थोड़ा सा खाना दे दो। एक बार और दादी कहा ना तो उठाकर घर से बाहर फेंक दूंगी। इतना कहकर मधु उसे वहाँ से भगा देती है और खुद ऊपर के कमरे में जाने लगती है। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। उसके सर से बहुत खून बहने लगता है। ये देखकर दिव्या भागती हुई बाहर जाती है और पड़ोस से विमला को मदद के लिए बुला कर लाती है। विमला जल्दी से हॉस्पिटल में कॉल करती है और मधु को जब पता चलता है कि उसकी जान उसकी पोती की वजह से बची है तो ये जानकर उसे बहुत अफसोस होता है, जिसे वो कोसती रही आज उसी ने मधु की जान बचाई। उस दिन के बाद से मधु अपनी पोती से बहुत करीब हो जाती है।